हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम करने वाले हैं मार्च 2019 का टीवाई बैफ का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं कवर करने वाला अमालगमेशन के सम को। तो स्टार्ट करूंगा आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे अमालगमेशन। तो आई होप कंसेप्ट सबको मालूम है क्या होता है अमालगमेशन, क्या क्या स्टेप्स है। एक तो ओल्ड है क्या न्यू है, पहले ये चेक करना है आपको कि आपको एंट्रीज किसके बुक में सॉल्व करनी है। ओल्ड कंपनी के बुक में सॉल्व करना है क्या न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी के अंदर क्या बनेगा, जर्नल एंट्री लेजर दोनों आ सकता है। 90% चांसेस लेजर का होता है, 10% चांस जो होता है वो जर्नल एंट्री होगा। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, जर्नल एंट्री या लेजर ये किसके बुक में बनता है, ओल्ड कंपनी के बुक में। और नए कंपनी में ओनली जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। नए कंपनी में क्या बनेगा, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। ओल्ड कंपनी में जर्नल एंट्री और लेजर दोनों आ सकता है, बट 90% चांसेस क्या है, जर्नल एंट्री सॉरी लेजर का, और 10% चांसेस है जर्नल एंट्री का। तो सर कैसे होएगा जर्नल एंट्री आया, तो कुछ नहीं, जो स्टेप्स है वही। पहला स्टेप क्या था, बैलेंस शीट खाली करो। ये ओल्ड कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। बैलेंस शीट खाली करो, इसकी जर्नल एंट्री आएगी। पीसी मांगो, उसकी जर्नल एंट्री आएगी। पीसी मिलेगा, इसकी जर्नल एंट्री आएगी। एंड क्लोजिंग, इतनी एंट्रीज आने वाले ओल्ड कंपनी के अंदर। ठीक है, जर्नल एंट्री पूछा दो, नहीं तो लेजर आया तो लेजर में आप कौन सा अकाउंट बनाते हो, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या तो इक्विटी शेयर कैपिटल, डिपेंड करता है क्या दिया आपको। आपके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल ही होगा जहां तक मुझे मालूम है। ठीक है क्या, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको क्या आने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल ही आने वाला है। ओके, मैंने एक पार्टनर्स कैपिटल लिखा, बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको आने वाला है इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ में आया ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनना है, न्यू कंपनी, और दो एक्स्ट्रा अकाउंट मैंने बना के रखा है। ओके, पहला बैलेंस शीट खाली करेंगे, पीसी मांगेंगे, पीसी मिलेगा, क्लोजिंग करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ये ओल्ड कंपनी। और नए कंपनी में क्या आने वाला है, तो नए कंपनी के अंदर आता है सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज। बराबर है। अब जर्नल एंट्री में कौन से मेथड, दो मेथड के जर्नल एंट्री, एक तो परचेज मेथड होता है और एक नॉर्मल मेथड होता है। तो परचेज मेथड में एक एंट्री ऐड होता है, जैसा मैंने आपको बताया, बिजनेस परचेज का एक एंट्री ऐड करना है। बाकी तो वही है, बिजनेस खरीदेंगे, पीसी पे करेंगे एंड क्लोजिंग, खत्म हो जाता है। ठीक है, आज मार्च 2019 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर लेजर, जर्नल एंट्री सब पूछा है, तो इसलिए मैंने ये सम लिया ताकि आपका कंसेप्ट एक बार वापस से रिवीजन हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या है, नवंबर 2019 है। ठीक है, मार्च नहीं है, नवंबर 2019। वीडियो वाले को बोल देता, वो लोग समझदार है ना। चलिए कौन सा है सम बाबा, पेज नंबर क्या है इसके अंदर मेरे को मालूम नहीं। हाँ, इधर मेरे को मिला 449, क्वेश्चन नंबर 4। अमालगमेशन के ऑप्शन में अमालगमेशन ही पूछा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर देखो, वर्टिकल बैलेंस शीट बना के दिया है। द फॉलोइंग इज अ समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ हेक्सा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट बना के दिया गया है जानवी, और पैराग्राफ में दिया है पेंटा लिमिटेड डिसाइडेड टू एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ हेक्सा लिमिटेड। मतलब हेक्सा कौन है, ओल्ड कंपनी, पेंटा कौन है, न्यू कंपनी। पेंटा क्या बोल रहे हैं, हेक्सा आजा मैं तेरे को एब्जॉर्ब कर लेता हूं, मतलब वो बंद होएगा और नया कंपनी खुलेगा, उसका नाम क्या रहेगा, पेंटा। तो पीसी कौन पे करेगा, पेंटा। किसको पे करेगा, हेक्सा को। बात समझ में आ गया, पक्का समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। उसके बाद क्या दिया है, ऑन 1 अप्रैल 2019 एट द रिस्पेक्टिव बुक्स द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड ट्रेड लायबिलिटी एक्सेप्ट बिल्डिंग विच वाज वैल्यूड एट 24 lakhs एंड द प्लांट मशीनरी टू बी वैल्यूड। यहाँ पे पीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया कि हमने असेट का वैल्यू, लायबिलिटीज का वैल्यू इतना इतना किया है। तो अपना पीसी का कैलकुलेशन क्या होता है, असेट माइनस लायबिलिटी से पीसी मिलता है। पर यहाँ पे लमसम अमाउंट दिया है, असेट माइनस लायबिलिटी करने की जरूरत नहीं है, बट हमको करना है तो हम कर सकते हैं। सर आपको कैसे मालूम, वेरी नेक्स्ट लाइन पे दिया है, देखो क्या, परचेज कंसिडरेशन वॉज पेबल एज फॉलो। पेमेंट होगा लिक्विडेशन का जो कि 10,000 होगा। ये कौन देगा, नया कंपनी। पीसी के वर्ड के अंदर आ गया ना, तो मतलब नया कंपनी क्या होता है, ये जो हेक्सा लिमिटेड हम लोग ले रहे हैं, इसमें कुछ भी खर्चा होगा ना, हम पे करने के लिए रेडी है। तो सर इसकी एंट्री बाद में सोचेंगे, अभी ये पीसी के अंदर नहीं आएगा, ये खर्चा है। खर्चा मैं हेक्सा
तेरा बिजनेस मेरे को दे दे, मैं मैनेज करता हूँ। अब हेक्सा का बिजनेस लेने में मैंने कुछ खर्चा किया तो क्या वो पीसी हुआ क्या? नहीं, जो भी पैसा मैं हेक्सा लिमिटेड को पे करूंगा वो पीसी है। तो क्या 10,000 मैं हेक्सा को देने वाला हूं? नहीं, खर्चा में देने वाला, तो मेरा पीसी नहीं है। समझाइए, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या दिया है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड एट 11 पर शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड ऑफ हेक्सा लिमिटेड एंड अ पेमेंट ऑफ ₹4 पर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर इन कैश। ये आपका पीसी है। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब कौन? मालिक। तो मालिक के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है। क्या एडजस्टमेंट दिया है जरा देखते हैं। यहां पे एडजस्टमेंट दिया है 10 रुपए का। यहां पे एडजस्टमेंट पे आ जाता हूं। चलो, एडजस्टमेंट दिया है 10 रुपए के बदले में 11 रुपए के शेयर्स देंगे। तो उससे बोला है अगर आपके पास 10 रुपए का शेयर है, एक साथ 10 रुपए का शेयर है, मेरे कंपनी में 11 रुपए का शेयर मिलेगा। 10 रुपए का, रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं। अगर 10 रुपया है तो मैं तेरे को 11 रुपया देगा। तो मेरे इक्विटी शेयर्स का हेक्सा में वैल्यू कितना है चेक करो। रुपीज में वैल्यू कितना है? 60 लाख। तो 60 लाख के बदले में भाई साहब कितना देंगे? 66 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आएगा ना। तो यहां पे मुझे कितना पीसी मिलेगा? 66 लाख। समझ में आया? प्लस ये तो शेयर्स तो दे रहा है और वो कैश देने की भी बात कर रहा है। एक शेयर के बदले में 4 रुपया कैश। एक शेयर के बदले में, एक शेयर के बदले में 4 रुपया कैश। तो मेरे पास कितने शेयर्स है? मेरे शेयर्स का वैल्यू अगर 10 रुपया है तो मेरे पास 6 लाख शेयर्स है। तो 6 लाख के बदले में कितना कैश दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24 लाख। हाँ जी, तो व्हाट इज माय पीसी? 6 8 90 लाख पीसी आ गया। डन विथ योर पीसी। पीसी का कैलकुलेशन समझा? तो सर वो असेट का वैल्यू दिया है, वो लाइबिलिटीज का वैल्यू दिया, उसका क्या करने का? उसका कुछ भी नहीं करेंगे। वो जब अपन नया कंपनी में सॉल्व करेंगे तब कंसीडर करेंगे। अभी मैंने क्या बोला? तेरा बिजनेस मेरे को दे, 90 लाख रुपया दे भाई, 90 लाख रुपए में तेरा बिजनेस मेरे को दे दे। बाद में मैं देखूंगा, उसका बिजनेस लूंगा, अरे इसका एसेट का वैल्यू ज्यादा लगा है, कम करूंगा। इसका लाइबिलिटीज का वैल्यू ज्यादा है, कम करूंगा। जो भी मैं करूंगा उसमें फायदा नुकसान अगर होता है, अगर उसका बिजनेस लेने के बाद मुझे फायदा या नुकसान होता है तो दो चीज होता है। अगर मुझे फायदा हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व, नुकसान हो रहा है तो गुडविल। ये मैंने आपको बताया ना। अगर मैंने ज्यादा दे दिया वैल्यू, ज्यादा क्यों दिया? बिकॉज ऑफ गुडविल। और कम दिया तो मेरा फायदा, बोले तो कैपिटल रिजर्व। मतलब बिजनेस का वैल्यू अगर 80 लाख रुपया आता है और मैंने बंदे को कितना दे दिया? 90 दे दिया। मैंने ज्यादा दिया ना। कितना ज्यादा दिया? 10 लाख। अब ये 80 लाख कैसे आएगा? असेट माइनस लाइबिलिटीज करने से। समझ में आया? यहां पे असेट माइनस लायबिलिटी क्यों नहीं किया? बिकॉज लमसम अमाउंट दिया है इसलिए। बेसिक क्लियर हो गया अभी ये? पक्का? चलिए ठीक है। आजा भाई, चलो ठीक है। डन यहाँ तक? 90 लाख पीसी समझ में आ गया। उसके अलावा और क्या दिया है? उसके अलावा दिया सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ हेक्सा लिमिटेड वर्थ 1 लाख वेर ड्यू टू पेंटा लिमिटेड। अरे इसका मतलब क्या? क्रेडिटर्स मतलब क्या? जिससे आपने सामान खरीदा है। तो हेक्सा लिमिटेड क्या बोल रहा है? हेक्सा लिमिटेड, जो हेक्सा लिमिटेड के क्रेडिटर्स है, हेक्सा लिमिटेड के क्रेडिटर मतलब इसने जिससे सामान खरीदा है वो कौन है? पेंटा लिमिटेड ही है। मतलब ये सामान मेरे से ही खरीदता था। हेक्सा लिमिटेड के जो क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए के, वो किसके? पेंटा की है। मतलब ये हेक्सा लिमिटेड मेरे से ही सामान खरीदता था। मुझे लगा इसे बिजनेस चला नहीं सकता है, इसलिए मैंने इसका बिजनेस एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या वो 1 लाख मुझे देना पड़ेगा? इसको मिलेगा क्या मुझे? आप पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, ये हेक्सा लिमिटेड है, ये मेरे पास आया, ए पेंटा मेरे को सामान खरीदेगा, 1 लाख रुपए का सामान, तेरे को पैसा देता हूं, मैं सामान लेके मेरा बिजनेस कर रहा था। अब पेंटा लिमिटेड आया, तेरा बिजनेस बंद कर, ले 90 लाख मेरे को दे दे। अब मैंने इसका बिजनेस ले लिया, अरे इससे पैसा लेने का, ये तो मेरा ही पैसा है, ये तो सामान मेरे से ही लेके गया था, तो क्या वो 1 लाख मुझे मिलेगा क्या? नहीं, तो नुकसान हो गया ना मेरे को 1 लाख रुपए का। नुकसान हुआ मतलब गुडविल। अरे बात समझा? नहीं समझ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? इन्वेंट्री वर्थ ₹1 लाख बेस ऑफ हेक्सा लिमिटेड वॉज द अनसोल्ड स्टॉक परचेज फ्रॉम पेंटा लिमिटेड ऑन विच क्या दिया है? ऑन विच कंपनी
डिस्चार्ज सॉरी चार्ज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। 1,20,000 का गुड्स है, इन्वेंट्रीज है, स्टॉक है। अब वो स्टॉक किससे खरीदा गया था? पेंटा से, मतलब फिर से नुकसान हो गया। स्टॉक का पैसा मिलने वाला रहेगा ना, अब खरीदा तो मिलने वाला, नहीं मिल रहा है मतलब मेरे लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो कहाँ जाएगा? गुडविल के अंदर। अब ये सारा एडजस्टमेंट किसके साथ होने वाला है? नए कंपनी के साथ। पुराने के साथ होने वाला है क्या? पुराने का काम क्या है? 90 लाख रुपया दे, बाकी तू देख ले, तेरे को जो करने का है। मेरा काम तो 90 लाख से ही है, समझा? ये इन्वेंट्री का, क्रेडिटर्स का जो भी एडजस्टमेंट दिया है वो सब एडजस्टमेंट किसके लिए? न्यू कंपनी के लिए। ओल्ड कंपनी के लिए इल्ले। दिमाग में एडजस्टमेंट बैठ गया? पक्का। चलिए पहला मैं सॉल्व करता हूं ओल्ड कंपनी एंड देन विल बी सॉल्विंग विद द न्यू कंपनी। ओके, ओल्ड कंपनी के लिए सबसे पहला काम है बैलेंस शीट को खाली करना है। चलिए बैलेंस शीट को खाली करेंगे। टू सन्ड्री असेट्स। चलिए बताइए असेट्स में क्या क्या असेट्स है इनके पास? बैलेंस शीट देखो, असेट्स में क्या क्या है। और सर कौन से वैल्यू पे लिखने का? बुक वैल्यू पे ही लिखने का। पेज नंबर 244-49 में। चलो देखो क्या क्या है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है नॉन करंट फिक्स असेट है, टेंजिबल में बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, इनटेंजिबल में गुडविल है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स है और कैश है। सब असेट को खाली कर दो, एक एक करके बोल दो। पहला है बिल्डिंग। कितना है बिल्डिंग का कीमत? 14 lakhs। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 26 lakhs। उसके बाद गुडविल है, कितना है गुडविल? 16 लाख। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज है, कितना इन्वेंट्रीज? 14 lakhs। फिर कितना क्या है? डेटर्स है, कितना है डेटर्स? 18 लाख। फिर उसके बाद कैश एंड बैंक कितना है? कितना? 13,20,000। टोटल नाम का प्राणी कर दोगे तो बेहतरीन हो जाएगा। सारा असेट्स हमने खाली कर दिया है। ये हो गया तुम्हारा 20, 40, 40, 56, 60, 70, 80, 90, 91, 200, शायद 91, 200 आता है क्या? मतलब 91,20,000 शायद। करके देख लो और बता दो कितना आ रहा है। 1,12,01,01,20,000। 1,01,20,000। 1,01,20,000 पक्का? ऐसा ही ना? 1012000000000। हाँ होपफुली। चलो ठीक है, मैंने लिख दिया, मेरे को कोई नहीं। ओके, असेट्स खाली हो गए। लायबिलिटीज खाली करते हैं। लायबिलिटीज में क्या क्या लायबिलिटीज है देखो। तो लायबिलिटीज में सबसे पहला दिख रहा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहां जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। यहाँ पे जो अपने अकाउंट में इधर क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 60 लाख। उसके अलावा क्या है? रिजर्व्स। रिजर्व्स भी पार्टनर में बढ़ता है, तो बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? अकेला है ना ये, तो इक्विटी शेयर होल्डर पूरा उसको ही जाएगा। फिर उसके बाद इसी को मिलेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 15,20,000। फिर उसके बाद वर्कमैन एक्सटर्नल लायबिलिटीज आ गया बाय वर्कमैन शेयरिंग फंड कितना है? 6 लाख। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स कितना है? 8 लाख। फिर उसके बाद पूरा बैलेंस शीट खाली हो गया। सर वो एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया है, मैंने अभी बताया। वो सारा एडजस्टमेंट का वैल्यू किसके लिए? नए कंपनी के, पुराने कंपनी के लिए नहीं। पुराना कंपनी अपना बिजनेस बेच रहा है, खाली कर रहा है। खाली हो गया बैलेंस शीट। पीसी मांगेगा, किससे मांगेगा? नए कंपनी से। तो पीसी मेरे लिए तो इनकम है। इनकम है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बाय पेंटा लिमिटेड। कितना मांगेगा भाई? 90 लाख। इधर क्रेडिट तो पेंटा न्यू कंपनी के अकाउंट में डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 90 लाख। बराबर है जी। अब पीसी मांगा तो पीसी मिलेगा। पीसी में क्या मिल रहा है? शेयर और कैश है या नहीं? और ये सारा पैसा किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को ही। तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल बाय कैश कितना? 66 lakhs एंड 24 lakhs। टोटल हो गया 90 lakhs। इधर क्रेडिट
तो इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू पेंटा अकाउंट। अलग अलग करके दिखाना दिखाओ, नहीं तो डायरेक्टली 90 लाख। समझ में आया? टू इक्विटी शेयर एंड टू कैश तो भी चलेगा, शेयर्स इन न्यू कंपनी एंड टू कैश तो भी चलेगा। पीसी मांगा, पीसी मिल गया, क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग करने के लिए किधर से स्टार्ट करेंगे? कोई एक्स्ट्रा अकाउंट तो आपने बनाया नहीं, वो तो टल्ली हो जाता है। इधर से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। यही ज्यादा लग नहीं, 90, 6 और 8 14, 1 करोड़ 14, ये ज्यादा लग रहा है, ये साइड ज्यादा लग रहा है। देखो कितना आ रहा है इधर, 14 लैक्स, 4 लैक्स, 1 करोड़ 4 लैक्स आ रहा, मतलब ये ज्यादा है। 104 ना, 10450 बराबर, 10450 माइनस कर दो सारा पैसा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 2,80,000। इधर डेबिट तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,80,000। अब देखो ये टल्ली हो जाएगा, देखो 90 लैक्स आना चाहिए, ये और ये प्लस करके 90 लैक्स आना चाहिए। 60 + 72 हो गया ना, समझ में आया? ये ओल्ड कंपनी इज डन, इसमें कुछ भी डाउट अभी? अब आ जाते हैं नए कंपनी की तरफ। नए कंपनी में कौन सा मेथड है? बिजनेस परचेज मेथड है। अब परचेज मेथड है तो थोड़ा सा सबर करके एंट्री, ये परचेज मेथड में एक एंट्री ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। परचेज मेथड में बिजनेस खरीदेंगे, बिजनेस खरीदेंगे तो एंट्री क्या आएगा इसका, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ हेक्सा लिमिटेड। कितने में बिजनेस परचेज किया इसका, 90 लैक्स। सर नहीं बोला है तो हमको कैसे समझेगा जानवी, है क्या नहीं? अगर नहीं बोला है तो ये एंट्री भी मत पास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं बोला है तो ये एंट्री नहीं, बोला है तो ये एंट्री। सर मैंने ये सॉल्व कर दिया तो क्या रॉन्ग हो जाएगा? नहीं। सर मैंने ये नहीं सॉल्व किया तो रॉन्ग हो जाएगा? नहीं। ओनली द थिंग इज परचेज मेथड में एंट्री ऐड होता है, अगर नहीं किया आपने तो इसके बाद वाली एंट्री से करेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद की एंट्री क्या है? असेट्स खरीदो, लायबिलिटीज खरीदो, और डिफरेंस जो भी आएगा वो या तो गुडविल या तो फिर कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब मैंने हेक्सा लिमिटेड लिया तो हेक्सा लिमिटेड के सारे असेट्स लिए, सारी लायबिलिटीज लिए, तो असेट्स सब लिए तो असेट्स सब मेरे पास आने वाला है। क्या क्या आने वाला है? तो पहले एडजस्टमेंट में कुछ वैल्यू दिया है, देखो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्या क्या वैल्यू दिया है। एडजस्टमेंट में मेरे को वैल्यू दिया है respective book assets and trade liabilities except building was valued at 24,000 and plant and machinery at 20 lakhs बराबर है। तो मतलब अपने को सिर्फ उसने बोला है सारे असेट्स को बुक वैल्यू पे, सारे लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे एक्सेप्ट बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी बराबर है। तो आप खाली बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को कितने में लोगे वो दिया है, बाकी सब बुक वैल्यू पे ले लोगे। तो बताओ कौन से असेट्स इनके पास है? पहला था बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने में लेने का है? 24 लाख में। बुक वैल्यू पे नहीं, क्वेश्चन में दिया इसलिए लिखा। फिर प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने में लिया? 20 लाख। उसके अलावा जो भी चीज है सब बुक वैल्यू पे जाएगा। देखो उसके बाद क्या है? गुडविल अभी नहीं आएगा, इधर गुडविल नहीं लेंगे, इधर डिफरेंस गुडविल में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? इन्वेंटरीज। सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, वो बाद में सॉल्व होगा, पहले खरीद तो लो। इन्वेंटरीज कितना? 14 लैक्स। फिर उसके बाद डेटर, सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, कितना है? 18 लाख। पहले आएगा बाद में एडजस्टमेंट सॉल्व होगा। उसके बाद क्या है? कैश कितना है? 13,20,000। और कोई असेट्स है क्या? नहीं। टू लाइबिलिटीज के अंदर कौन सी लाइबिलिटीज है? लाइबिलिटीज में कौन सी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है? देखो जरा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में कौन सी लाइबिलिटीज है अपने पास? वर्कमैन शेयरिंग फंड और क्रेडिटर्स दो ही है ना। टू वर्कमैन फंड कितना है? 6 लाख। 6 लाख। उसके अलावा टू क्रेडिटर्स कितना है?
8 लाख। और कोई है क्या लाइबिलिटीज में? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और कुछ है क्या? नहीं। 2 बिजनेस परचेज। अगर बिजनेस परचेज की एंट्री पास नहीं किए होते तो यहां पे आता 2 लिक्विडेटर। मतलब अगर परचेज मेथड है तो ये एंट्री है, अगर परचेज मेथड नहीं है तो ये एंट्री नहीं। असेट्स खरीदा, लायबिलिटीज खरीदा 2, इधर क्या लिखते हैं? लिक्विडेटर लिखते हैं। बस ये डिफरेंस है। लेकिन परचेज मेथड है तो यहाँ पे लिक्विडेटर नहीं लिखेंगे, बिजनेस परचेज लिखेंगे। फर्क समझता है? हाँ, तो यहाँ पे बिजनेस परचेज कितने में किया? 90 लाख में। ठीक है, ओके। अब चेक करो असेट का टोटल, चेक करो लायबिलिटी। लायबिलिटी का तो आपको मालूम ही है, 1 करोड़ 4 लाख अभी आपने किया ही था, बराबर है। असेट का टोटल चेक करो, देखो कितना आ रहा है। असेट का टोटल ले लो, कितना आता है देखो, कौन सा टोटल ज्यादा है, असेट या लायबिलिटीज? 89 असेट का टोटल 89 लाख आया, 89 लाख 89,20,000। हमने पे कितना किया? 1 करोड़ 44 लाख, बट असेट का वैल्यू 89 ही है ना। मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू कम है, हमने ज्यादा दिया है, मतलब गुडविल है। यहाँ पे डिफरेंस किस चीज में चले जाएगा? गुडविल अकाउंट में। समझ में आया? कितना? तो इसका जो माइनस करके अमाउंट आ जाएगा वो माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ? 1 करोड़ 14,80,000। 14 लाख 80,000। क्या बात है, 14,80,000। समझा? न्यू कंपनी का पहला एंट्री यही आएगा, असेट्स, लायबिलिटीज, लिक्विडेटर या तो बिजनेस परचेज। परचेज मेथड है तो बिजनेस परचेज, और नॉर्मल मेथड है तो लिक्विडेटर। और जो भी डिफरेंस आएगा, अब ये डिफरेंस ना अगर आप असेट माइनस लायबिलिटी करते ना तो नहीं आता है। हमने लिखा असेट्स माइनस लायबिलिटीज किया और फिर पीसी पे करते तो उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमने असेट लायबिलिटी माइनस करके वैल्यू करके पीसी दिया है। क्या मैंने इधर वैल्यू किया था क्या बिजनेस को? नहीं, इसलिए डिफरेंस आया। फर्क समझता है? पक्का? चलिए डन, यहां तक क्लियर हो गया। असेट खरीदा, लायबिलिटीज खरीदा, पहला एंट्री ये आएगा। बिजनेस खरीदा, अब पे करेंगे, किसको पे करेंगे? इसके लिक्विडेटर है, क्रेडिट पे करने के लिए हो जाएगा डेबिट। तो लिक्विडेटर ऑफ हेक्सा अकाउंट डेबिट, कितना पे करना है? 90 लाख। इनको क्या पे कर रहे? 2 इक्विटी शेयर, 2 शेयर प्रीमियम, 2 कैश। 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में दे रहे ना आप, तो यहां पे कैपिटल का वैल्यू तो 60 लाख ही है, प्रीमियम 6 लाख है, बराबर, और बाकी तो कैश दे रहे हो। 90 लाख का बाइफर्केशन। इतना ही एंट्री न्यू कंपनी में आता है इफ नो एडजस्टमेंट गिवन। यही न्यू कंपनी की एंट्री, इसके अलावा कुछ भी एंट्री नहीं। लेकिन अगर एडजस्टमेंट दिया है, नए कंपनी ने ऐसा किया, नए कंपनी, तो उसकी जर्नल एंट्री आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अंडरस्टूड? पक्का? चलिए अब इस क्वेश्चन में दिया था, पहला एडजस्टमेंट में क्या दिया है जरा चेक करो। पहले एडजस्टमेंट में दिया था कि भाई लिक्विडेशन का खर्चा हुआ 10,000 रुपए, हाँ या नहीं? कितना खर्चा किया इस भाई साहब ने? 10,000 रुपए, बराबर है। एक्सपेंसेस किया तो पैसा जाएगा, बराबर है। किस चीज में? खर्चे में। अब जब खर्चा हो रहा है मतलब मैं बिजनेस लिया तो मेरे लिए एक्सपेंस है, मतलब पैसा ज्यादा दे रहा हूं, तो इसे मैं क्या करूंगा? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बोल दूंगा, या तो फिर गुडविल, दोनों में से कोई एक चलेगा। या तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या तो फिर गुडविल, दोनों में से कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आता है क्या? क्लियर है? तो यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूं 2 रोकड़ा अकाउंट, कैश अकाउंट। अब डेबिट में क्या लिखना है? लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो लिक्विडेशन, गुडविल लिखना है, तो मैं लिख रहा हूं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000, 10,000। अब इसके जगह पे आप गुडविल भी लिख सकते हो। गुडविल लिखोगे तो बेनिफिट क्या होगा? सब गुडविल एक साथ ऐड लेस कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद क्या किया देखो भाई साहब ने, स्टॉक वाला एडजस्टमेंट है और एक क्रेडिटर्स वाला एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स वाले में क्या बोला है? 1 लाख रुपए के जो क्रेडिटर्स है वो तो पेंटा के ही है। अब ये एग्जांपल को क्लियर करते हैं। पेंटा, हेक्सा, हेक्सा गया पेंटा के पास, ए सामान देना। मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और हेक्सा में लाके रखा था। इसका मतलब मुझे हेक्सा को 1 लाख रुपए किसको देने गया? पेंटा को। तो मेरे लिए वो लायबिलिटीज है, इसे मैं क्या कहूंगा? क्रेडिटर्स, पे करना है ना। बट वही चीज पेंटा के लिए क्या है?
रिसीवेबल, डेटर्स, है नहीं? तो मतलब अब मैंने जब इसका बिजनेस ले लिया तो क्या मेरे को उसे 1 लाख रुपए मिलेगा? मतलब मेरा डेटर्स कम हो गया 1 लाख रुपए, साथ ही साथ मेरा उसका क्रेडिटर्स भी 1 लाख रुपया कम हो गया, क्योंकि अब उसको 1 लाख तो मिलने वाला नहीं है, तो क्रेडिटर्स भी कम होगा और डेटर्स भी कम होगा, क्योंकि दोनों तो टैली हो गए ना अभी। समझ में आया? तो क्रेडिटर्स था क्रेडिट, क्रेडिटर्स था क्रेडिट, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा डेबिट। तो यहां पे आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितना? 1 लाख। टू डेटर्स अकाउंट कितना? 1 लाख। आई होप ये समझा आपको। हाँ, क्या वापस एक बार जानवी सिंपल भाषा में, मुझे 1 लाख रुपया हेक्सा से मिलने वाला था। क्यों? हेक्सा मेरे से उधार लेके गया था, मेरा कस्टमर है, डेटर्स है। अब उसका बिजनेस मैंने ले लिया तो क्या 1 लाख रुपया मुझे मिलेगा क्या? नहीं, तो मेरे डेटर्स कम हो गए ना। डेटर्स होता है डेबिट, कम करने के लिए मैंने कर दिया क्रेडिट। अब मैंने उसका जो क्रेडिटर्स लिखा उसमें, अरे यार ये तो मेरा ही पैसा है, मतलब मुझे पे भी नहीं करने का है, मेरी लाइबिलिटीज भी कम हो गई। क्रेडिटर्स था क्रेडिट, कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। लॉजिक समझा? सेम विद द स्टॉक। इन्वेंट्री में हमने स्टॉक खरीदा था, किसके पास से? हेक्सा के पास से। मुझे हेक्सा को पैसा देने का था, बट हुआ ये कि उसने 20% प्रॉफिट चार्ज किया था, तो प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा ना अभी। तो 1,20,000 का 20% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 1,20,000 का 20% 24,000 आएगा। 20% 24,000 बराबर है। अब ये 24,000 मेरे लिए तो नुकसान हो गया, क्योंकि वो बंदे ने मेरे से 20% प्रॉफिट चार्ज किया था। जो भी नुकसान है वो किधर जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट। टू किसके वजह से? स्टॉक यानी कि इन्वेंटरीज की वजह से। कितना है? 24 लाख डेबिट, सॉरी 24,000 डेबिट, 24,000 डेबिट। अब ये 3 जो एंट्री हुआ, ये एडजस्टमेंट है तो होता है 90% अमाल कमीशन में, न्यू कंपनी में इतने में सब चीज सेट हो जाता है, इतना ही आता है। ओल्ड कंपनी में लेजर विद जर्नल एंट्री आता है। क्लियर है? पक्का समझ में? सर अगर बैलेंस शीट आ गया तो क्या करने का? जब बैलेंस शीट आया, सिंपल असेट्स है, असेट्स अंदर ऐड कर दो, डेबिट है तो ऐड, क्रेडिट है तो माइनस करने का। फॉर्मेट दिया रहता है एक एक करके। अभी जैसे कैपिटल की बात करें, देखो बिजनेस परचेज आया, बिजनेस परचेज गया, कुछ नहीं करना है। लिक्विडेटर आया, लिक्विडेटर गया, पहला एंट्री तो डन। सब असेट्स आ रहा है, जो जो असेट आ रहा है उसमें ऐड करते जाओ। डेबिट है तो ऐड और क्रेडिट है तो माइनस। देखो इन्वेंट्री डेबिट है, ऐड, इन्वेंट्री क्रेडिट है, माइनस। वैसे ही डेटर्स क्रेडिटर्स, क्रेडिट है, क्रेडिटर्स में ऐड और डेबिट है तो माइनस करोगे एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। ठीक है क्या? आज इतना ही करता हूं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।